स्टूडेंट्स, ये एचपीएससी का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हम पढ़ेंगे। और 2011 की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं आया था, मगर वो 14 साल पुरानी बात है। हो सकता है अब आ जाए, तो हम लोगों को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। अलग अलग पैटर्न जो चेंज हो सकता है क्वेश्चन पेपर का, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है, 1 महीने का टाइम है। जितना आप लोगों से हो सकता है आप लोग करिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, और ये नाउन है। अगर हम कॉम्प्रिहेंड बोल देंगे तो इसका मतलब टू अंडरस्टैंड, और कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग होता है। ओके। अब आप देखोगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, हर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, या एचपीएससी का एग्जाम हो, और या एचसीएस का हो, आपका आता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, वो टेस्ट करता है कि अगर आपको गिवन टेक्स्ट दिया, क्या आप उसको समझ पा रहे हो? समझ कर जो क्वेश्चन है, क्या उस क्वेश्चन के आधार पे आप आंसर कर पा रहे हो? तो पैसेज समझ पा रहे हो, क्वेश्चन समझ पा रहे हो, क्वेश्चन समझने के बाद क्या आप ढंग से आंसर कर पा रहे हो? ये टेस्ट करता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो आप क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेटली नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा। ऑफिसर बनने की जो स्किल होती है ना, जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना, वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एक गिवन टेक्स्ट को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो जो बड़ी बड़ी फाइल्स है उसको कैसे समझोगे? अब आपको समझ में आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके। अब हम आगे देखते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी हमें लेंदी पैसेजेस मिलते हैं, मगर मैंने देखा है, जो आपके एचपीएससी का एग्जाम देखा है, एचसीएस का एग्जाम देखा, पैसेजेस बहुत लेंदी नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस में लेंदी पैसेज होते हैं, जैसे 700 वर्ड्स का भी पैसेज हमने देखा है। ये यूपीएससी में इतने लंबे लंबे पैसेजेस आते हैं। ठीक है, वो ये ना जो 700 का पैसेज है ना, वो एक लौता पैसेज है। इतने लंबे लंबे पैसेजेस नहीं आते, मगर फिर भी अगर हम मान के चलते हैं लंबे पैसेजेस आ रहे हैं, तो लंबे पैसेजेस आ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़ो, उसको समझो, और समझने के बाद उसको याद भी रखो। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ये वाले लाइन में आया था। तो बहुत डिफिकल्ट है। और अगर पैसेज पढ़ते पढ़ते, अगर मतलब कोई आपको लगता है कि ये ऐसा पैसेज है जिस इशू के बारे में बात हो रहा है वो एकदम अनफेमिलियर है, आपको पता ही नहीं है, तो ऐसा पैसेज और भी डिफिकल्ट हो जाता है समझना। कोई ऐसा इशू है जिसपे आपको पहले से प्रीवियस नॉलेज है, तो वो पैसेज फिर भी आप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कभी कभी क्या होता है, कंटेंट डेंसिटी, मतलब कंटेंट इतना ज्यादा रहता है, इतना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है पैसेज में, कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, हम लोगों की अपनी भाषा नहीं है, तो वो एक ये भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? रीडिंग स्पीड। तो अगर आप लोग लगातार, आप लोगों की हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तब तो रीडिंग स्पीड में प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आदत नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। और एक चीज स्टूडेंट को क्या लगता है कि क्विक रीडिंग, अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना तो हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो वो क्विक रीडिंग में भी प्रॉब्लम, स्लो रीडिंग में भी प्रॉब्लम। ओके। और फिर हमारा अटेंशन स्पैन, उसकी भी प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग पैसेज पढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली लंबे पैसेजेस में, तो पीछे क्या लिखा वही भूल जा रहे हैं, और फिर हम पीछे से आगे वाले को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे आसान काम क्या करना है आप लोगों को? जैसे ही आप लोगों को पैसेज मिलता है ना स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले पैसेज मत पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा? आप लोगों को बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चन में क्या, पैसेज में क्या बोल रहा है ना, वही आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशली ये तब ज्यादा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये वाला जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, ये तब बेनिफिशियल होता है पैसेज जब बहुत लंबा होता है, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ये वाला जो स्टेप है। और कॉम्प्लिकेटेड पैसेज होते हैं, तो यूपीएससी में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैसेजेस आते हैं, तो उसमें ये वाला चीज बहुत कारगर होता है कि पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है, हमें पहले से ही पता चल जाता है पैसेज किस टॉपिक के बारे में है, और
राइटर क्या बता रहा है उस टॉपिक के बारे में, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। इससे क्या होगा, जब आप फिर से पैसेज पढ़ोगे, आई मीन पहले तो क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना पैसेज की, वो बाय 30% इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप काम जरूर से करना। और फिर आप लोग ये भी मत देखना लंबा पैसेज आ रहा है कि छोटा पैसेज, आप तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, इससे आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीड दोनों बढ़ेगी। तो आप पैसेज जब पढ़ोगे तो वो बेटर तरीके से समझ पाओगे, क्विकर जल्दी समझ पाओगे, और एफर्टलेस अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन हालांकि यूपीएससी का है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस इस क्वेश्चंस को पढ़ो। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप ये बताओ कि पैसेज किसके बारे में होगा। पैसेज आपके पास नहीं है, ओके, पैसेज नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के आप बताओ कि ये पैसेज किसके बारे में हो सकता है। चलिए सुभाष, पढ़ के बताइए। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रही हूँ, व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी। फिर तीसरा, वाई आर द मेन ऑफ स्वॉर्ड एंड देयर वर्क फॉरगॉटन। वाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेंबर्ड। व्हाट इज द वाइटल क्वेश्चन रेफर्ड टू एट द एंड ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज योर आंसर टू दैट क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन है, ओके। अब आप पांचों क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ किसके बारे में बात हो रही है। आई एम गिविंग यू टाइम। मैम सिविलाइजेशन या हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। अच्छा नहीं, ठीक है, चलो, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस पांचों क्वेश्चन में आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जो एकदम कॉमन लग रहा है, आपको लग रहा है अरे ये तो, ये वाला वर्ड तो इस क्वेश्चन में भी आया, उस क्वेश्चन में भी आया है, कौन सा ऐसा वर्ड है। प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किस में आया है। इंडिया में मैम। मैं क्या पूछ रही ओ हूँ, ध्यान से ओ सुनो। सॉरी 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 सॉरी। कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो ज्यादातर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। व्हाट। व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है, मैं कीवर्ड पूछ रही हूँ। ऐसा कोई ऐसा वर्ड है जो आपको लग रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी वो वर्ड है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी, ज्यादातर क्वेश्चन में है। इंडिया, आई थिंक इंडियन इंडिया। करेक्ट, नॉट आई थिंक, ये सच में इंडिया है। ओके। यस तो मैम। ये सारे तो क्वेश्चन वर्ड, इसको छोड़ दो आगे। इंडिया, इंडिया, इंडियन, इसका मतलब 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस इंडिया के बारे में है। इसका साफ मतलब है कि वो पैसेज जो है ना, वो इंडिया के बारे में है, पहली चीज। तो बिना पैसेज पढ़े आपको पता चल गया वो पैसेज इंडिया के बारे में है। और अगर आप बाकी में पैसेज पढ़ोगे ना, पैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। अच्छा, अब ये पता चल गया, ये नहीं, आपको टॉपिक पता चल गया पैसेज का, वो टॉपिक क्या है, इंडिया है। माय सेकंड क्वेश्चन, अब मुझे बताओ, राइटर इंडिया के बारे में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बताना, राइटर इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात बोल रहा है, अच्छी बातें, प्लेजेंट बातें बोल रहा है, या नेगेटिव अनप्लेजेंट बातें बोल रहा है। अनप्लेजेंट बातें बोल रहे हैं मैम। कैसे पता चल रहा है। क्योंकि मैम इसमें हर्डल्स के बारे में पूछा गया है जो अभी फेस कर रहे हैं इंडिया। हाँ ठीक है, जैसे हर्डल, वर्क ओके। फॉरगॉटन हम उनको भूल गए हैं। कहाँ पर, कहाँ थर्ड पर क्वेश्चन forgot? में मैम। मगर यहाँ थर्ड क्वेश्चन में इंडिया है ही नहीं, फोर्थ नहीं मैम क्वेश्चन फिर में। नहीं, एज हमें अ क्या पार्ट पता। ऑफ इंडिया। नो 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 नो, वी डू नॉट नो वेदर दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इंडिया और नॉट। ये थर्ड क्वेश्चन में इंडिया इज नॉट देयर, मगर फोर्थ क्वेश्चन में है ना। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, वाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेम्बर्ड। यस मैम। अब इसमें 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 इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात बोल रहा है कि नेगेटिव बात बोल रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं मैम। वेरी नाइस। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में इंडिया के बारे में पॉजिटिव बात बोल रहा है कि नेगेटिव बात बोल रहा है। पॉजिटिव बोल रहे हैं मैम। वेरी नाइस। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नेगेटिव लग रहा है, राइट, यस बिकॉज ऑफ मैम। दिस हर्डल। ठीक है, मुझे समझ में आ गया, नेगेटिव, ओके। मगर अगर मैं आपको बोलूं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, मगर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आपके बारे में मैं नेगेटिव बात बोल रही हूँ कि पॉजिटिव बात बोल रही हूँ। पॉजिटिव बोल रहे हैं करेक्ट। तो इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है, मगर उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स। मैम। यस मैम। गॉट इट, तो ये भी यस। पॉजिटिव। तो आपको पता चल गया इंडिया के बारे में राइटर जो बोल रहा है वो पॉजिटिव बात बोल रहा है। और फिर आपको ये भी पता चल गया, अगर देखिए, अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आपको फिर ये भी पता चल जाएगा कि ये इंडिया नहीं है, थर्ड क्वेश्चन वाला, ये किसी और के बारे में बात हो रही है। यस मैम। ठीक है।
और फिफ्थ क्वेश्चन तो जनरल सा है। मगर मैं बोलना चाह रही हूं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फटाफट पढ़ो, ठीक है। और उसमें से कॉमन कीवर्ड निकाल लो कि कॉमन कीवर्ड कौन सा है। उससे आपको टॉपिक पता चल जाएगा। फिर पता करो उस टॉपिक के बारे में राइटर क्या बोल रहा है, प्लेजेंट या अनप्लेजेंट बातें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? अब आप पैसेज पढ़ना शुरू करो। रीड द पैसेज। अब जब पैसेज पढ़ोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी, चाहे वो कोई भी एग्जाम का पैसेज हो, किसी भी एग्जाम का, आप कभी भी उस पैसेज को लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड समझने की कभी कोशिश मत करना। आपको टोटलिटी में पैसेज समझना है। अगर पैसेज पढ़ते वक्त आपको कोई इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स, आपके मतलब यू कम अक्रॉस सम इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स, कुछ ऐसा सेंटेंस मिल जाए, तो वहीं पे मत बैठ जाओ, "ओ, इसका मतलब क्या है"। यू प्रोसीड, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ओके आपको मैम। तो आपको तो पता चल गया ना भाई पैसेज किसके बारे में है। तो एक एक वर्ड को लेकर मत बैठो, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ो, ठीक है। और इससे क्या होगी, रीडिंग क्विक होगी, स्मूथ होगी। और आप डिटेल्स में मत जाना, डिटेल्स में बिल्कुल मत जाना। आप बस, आपके ध्यान में ये चीज होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है और ये पैसेज है। ओके। तो क्वेश्चन आपके ध्यान में रखना है। और क्या होता है कि जब आप पैसेज में पढ़ रहे हो, तो फिर आपको ध्यान आएगा, अरे एक क्वेश्चन था ना, हर्डल द प्रोग्रेस, हर्डल, अरे हर्डल द प्रोग्रेस, ये वाला सेंटेंस आए, उसी समय आप अंडरलाइन कर दो, आपका तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसी समय उसको अंडरलाइन कर दो, अच्छा हर्डल द प्रोग्रेस। फिर आपको नजर आएगा, अच्छा यूनिकनेस, यूनिकनेस ऑफ इंडियन, यूनिकनेस वर्ड आएगा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि पैसेज में जो वर्ड्स होते हैं ना, उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो यूनिकनेस आपको दिखा, तो यूनिकनेस को अंडरलाइन कर दो। ओके। तो आप आंसर्स को भी लोकेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यस मैम। अब उसके बाद आपने पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन में जाओ। और फिर क्वेश्चन में जाने के बाद अगेन यू गो बैक टू द पैसेज फॉर लोकेटिंग द आंसर। कुछ आंसर्स तो आप लोकेट ऑलरेडी कर लोगे फर्स्ट रीडिंग में। फिर सेकेंड रीडिंग में आप बाकी मतलब फिर यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन है, फिर आप आंसर कर रहे हो, तो फिर आप पैसेज पढ़ोगे कहाँ कहाँ आंसर है। तो उसमें कुछ आंसर्स तो आपका ऑलरेडी आपको पता होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है लिखना। अब देखिए, आपको एक्यूरेट आंसर लिखना है। आपको इस तरह से आंसर लिखना है दैट इट फुलफिल्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का डिमांड आपको पूरा करना है। क्वेश्चन बता रही हूं आपको, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत लिखना। अगर आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा, तो आप एग्जामिनर का वर्कलोड को बढ़ा रहे हो, और एग्जामिनर को गुस्सा दिला रहे हो, और एग्जामिनर आपका मार्क्स काट देगा अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा दिया। ओके। मैं आपको एक आंसर, एक वाला सैंपल क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले ओके आपको मैम। आंसर कैसे करना वो मैं बता दूं, फिर मैं आपका एचसीएस का एक पैसेज का के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों को वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आप बस क्वेश्चन का आंसर करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओके। अब देखो, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोग शुरुआत कैसे करोगे? आप क्वेश्चन का लाइन ही ले लो, ठीक है। क्वेश्चन के लाइन से शुरुआत करो, ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन का डिमांड पूरा करो। ये रीजन है क्या, कि आपको क्वेश्चन की लाइन से शुरू करना है। द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल सिस्टम इज, अब उसके बाद आंसर लिखो, ठीक है। एक लाइन का आंसर है। आप ये कभी भी रीडिंग कॉम्पिटिशन में मत सोचना कि नहीं ज्यादा मार्क्स है तो ज्यादा लंबा आंसर लिखना चाहिए, नहीं। आप सिर्फ क्वेश्चन जो पूछा बस उसका आंसर करो। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसमें एक वर्ड का आंसर है, तो वो एक वर्ड का ही आंसर होगा, आप उसको 10 वर्ड्स मत करना। फाइन। ओके तो मैम। आप क्वेश्चन के लाइन से आंसर शुरू करोगे, द मेजर ड्रॉबैक। ठीक है। और अगर आप मेरे आंसर्स देखोगे, आप लोगों को मॉडल आंसर्स मिलेंगे, तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन के लाइन से ही शुरू किया है। ज्यादातर 95% केसेस में क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू किया है। अब मैं आपको पैसेज दिखा रही हूँ। ये आपके ना हरियाणा सिविल सर्विसेज के पैसेजेस हैं जो मैंने लिए हैं। ओके। अब देखिए, यस मैम। ये पैसेज है 2023 के एग्जाम का। अब इसमें खास बात क्या है, पैसेज उतना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा है, देख रहे हैं। यस अब मैम। आपको किस तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि प्लीज क्वेश्चन का सिर्फ आंसर करना, ये चीज आप देखिए।
विच फ्रेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, आपको बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ मत देखो, थर्ड पैराग्राफ मत देखो, फर्स्ट पैराग्राफ देखो। और क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप बस वो फ्रेज बता दो कौन सा फ्रेज है। ठीक है, जो ये बताता है कि मेमोरी लॉस डजंट नेसेसरली मींस कंप्लीट लॉस ऑफ एबिलिटी। और जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, अब देखो, मेमोरी लॉस आया, ठीक है, फिर यहां पे हमें कुछ नहीं पता, राइटर प्लीज वीडियो गेम स्लोली कॉज मेमोरी लॉस। आपको पैसेज पढ़ने के पहले ही पता चल गया कि अरे भाई ये पूरा पैसेज मेमोरी लॉस के बारे में है। ठीक है, यस मैम। फिर उसके बाद ह्यूमरस डज राइटर कन्विंस दैट इवन, यहां से नहीं पता चल रहा है मेमोरी, यहां से पता चल गया। ठीक है, फिर आप आगे पढ़ोगे फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी से कंसर्न। फिर आप आगे पढ़ो फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस ये पूरा मेमोरी लॉस पर है। ओके, तो ये पूरा यस पैसेज मैम। मेमोरी लॉस पे। अब देखो कैसे आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, विच फ्रेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इसका मतलब आपको सिर्फ वो फ्रेज को ही कोट करना है। अब देखो नेक्स्ट, of the remarks that the writer cites, which one warns us that even if you feel you do remember things, it could be unreliable? Reproduce a sentence, इसका मतलब क्या है पता है, आपको सिर्फ सेंटेंस को रिप्रोड्यूस करना है, यानी पैसेज में जो सेंटेंस है ना, उसको आपको एज इट इज लिखना है। ओके। ओके, आप, मैं फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था ना इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, अब देखो किस तरह से ये लोग आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ट्रैप कर रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक यूपीएससी। यूपीएससी कैंडिडेट को ट्रैप करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें ट्रैप करता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, विच सेंटेंस इन द पैसेज, यानी आपको पैसेज से सेंटेंस को निकालना है, यानी निकाल के एज इट इज चिपका देना आंसर में। अब देखो क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो, अंडरलाइन द रेलिवेंट वर्ड या वर्ड्स आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग द सेंटेंस। इसका मतलब है एक तो पहले सेंटेंस को निकालो पैसेज से, जो हिंट दे रहा है कि राइटर प्रेफर ट्रेडिशनल गेम, वो सेंटेंस निकालने के बाद आपको अंडरलाइन करना है रेलिवेंट वर्ड। ओके, यस मैम। अब सपोज आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, आपने रिप्रोड्यूस कर दिया एंड यू डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप ऑफिसर बनने लायक नहीं हो, आपका मार्क्स एक्स्ट्रा कटेगा, ये भी बता दूं। ओके मैम। इतना इंपॉर्टेंट होता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। ठीक है, अब देखो, सपोर्ट योर आंसर बाय साइटिंग द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यानी आप खुद से कुछ नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ वर्ड्स निकालना पैसेज से। इतना गजब का इंस्ट्रक्शन मैंने यूपीएससी में भी नहीं देखा है, इतना बड़ा ट्रैप है ये, इंस्ट्रक्शंस का ट्रैप होता है ना वो है। और इससे पता चलता है अगर आप फॉलो कर रहे हो एग्जैक्टली वैसे ही, तो पता चलता है कि आप बहुत ओबीडियंट, बहुत सीरियस हो इस एग्जाम के लिए। मतलब पूरे आपके आंसर स्क्रिप्ट से ही पता चल जाएगा आप कितने सीरियस हो इस एग्जाम के लिए। फिर अब देखो, ये वाला इंस्ट्रक्शन देखो, which are those dozen tips that the writer suggests to surmount the problem of forgetfulness? Make a full list of them. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फनी वाला, राइट them one below the other and number them। इसका साफ मतलब है, अगर डजन टिप्स देना है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये रहा डजन टिप्स, ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, राइट वन देम बिलो वन द बिलो द अदर, और फिर नंबर करना, यानी ऐसे लिखना और फिर आपको नंबरिंग भी करना है। इमेजिन, ये है ट्रैप। और कितना फॉलो करते हैं कैंडिडेट्स, इतना प्रेशर में रहते हैं ना। अच्छा, मेक अ फुल फुल लिस्ट ऑफ देम, चलो चलो ठीक है, चलो जल्द से लिस्ट बना दो, जैसे लिखना वैसे लिख दो, मगर आगे वाला नहीं पढ़ेंगे। होता है ऐसा, कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं। इसीलिए जब फिर से मैं कह रही हूँ, एडमिट कार्ड मिले पूरा अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ो, आंसर बुकलेट मिले अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ो, क्वेश्चन पेपर मिले उसका भी फर्स्ट पेज का इंस्ट्रक्शन पढ़ो, फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पढ़ो। मैंने इस तरह का इंस्ट्रक्शन पहली बार देखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, प्रेसी में तो खैर देखा है, मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहली बार देखा है। ये ट्रैप है, इस ट्रैप पे मत फंसना। ओके, यस मैम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वही चीज है, आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड द क्वेश्चंस। सोच लो, यानी आपको एक तो पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है, कहने का मतलब आप पैसेज के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पहली चीज, क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, पैसेज के बियॉन्ड नहीं जा सकते, कहने का मतलब पैसेज में जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो इंफॉर्मेशन आप दे नहीं सकते।
आप क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एज इट इज वो उसी का आंसर करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। और आप राइटर के भी अगेंस्ट नहीं जा सकते। राइटर के अगेंस्ट जाने का क्या मतलब है कि राइटर पैसेज में कुछ भी बोल रहा है, और अगर आप उस राइटर के ओपिनियन से अग्री नहीं कर रहे हो, सहमति नहीं है आपको, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डू यू थिंक ऐसे करके, और आप राइटर के अगेंस्ट चले गए आंसर में, तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे कि एक पैसेज था नॉन वेजिटेरियन पे, ठीक है। तो राइटर ने नॉन वेज पर जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसका हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ऑन हेल्थ, ये सारी चीजें बताया था, ऑन एनिमल्स ये भी बता रहा था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड स्टॉप ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। तो एक स्टूडेंट, मेरा ही स्टूडेंट था, उस वो नॉन वेजिटेरियन था, यूपी का था, नॉन वेजिटेरियन था, उसने लिखा नो, पीपल शुड नॉट स्टॉप ईटिंग नॉन वेजिटेरियन बिकॉज अदरवाइज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल ग्रो ट्रिमेंडसली। ही वेंट अगेंस्ट राइटर्स ओपिनियन। वो उसका खुद का है, वो उसका कल्चर है, वो खा रहा है, ओके। मगर आप फिर भी राइटर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यू हैव टू अलाइन योर ओपिनियन विद दैट ऑफ राइटर्स। आप राइटर के अगेंस्ट बिल्कुल मत जाना, ओके। चाहे आप उससे अग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फाइन। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको अच्छा खासा आप ही के स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम का क्वेश्चंस दिखा दिया है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पढ़कर समझकर उसको फॉलो करना है। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूं ना, ये तो कोई ट्रैप ही नहीं है जो आप लोगों को क्वेश्चन मिला है, ये पूरा ट्रैप है ये क्वेश्चन, ओके। मगर ये सब क्वेश्चन तो मैं सच कहूं तो कोई भी ट्रैप नहीं है, मगर इसमें भी छोटे मोटे ट्रैप है, वो मैं आपको बता रही हूँ। व्हाट आर द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन इंटरनल असेसमेंट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आप क्या आंसर लिखोगे। हम्म, ये रहा क्वेश्चन। पहले लिखूंगा एडवांटेज ऑफ इंटरनल असेसमेंट, हम्म, फिर एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वेरी नाइस, ये सही है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है, ठीक है। पहला ओके। पार्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। दो पार्ट है ना, यानी एक ही क्वेश्चन है मगर एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट है। यहां पर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। अब स्टूडेंट को क्या लगता है ये क्वेश्चन एक ही है, जबकि ये क्वेश्चन एक नहीं है। एक सेंटेंस जरूर है मगर क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चन का दो पार्ट है। तो क्वेश्चन के जब दो पार्ट है तो दोनों को सेपरेटली यू हैव टू आंसर। व्हाट आर द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन, तो क्वेश्चन द एडवांटेजेस रिकॉग्नाइज इन द इंटरनल असेसमेंट आर, हमेशा क्वेश्चन के लाइन से शुरू करो, कोशिश करो। ओके मैम। फिर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर, और रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही है कि एक एडवांटेज आपको ओके। इसका बताना है और एक एडवांटेज आपको इसका बताना है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। What ओके does the ओके। author mean when he says that the power of state is absolute, subject to certain restrictions? पहले पावर स्टेट को जस्टिफाई करूंगा कि उसकी पावर एब्सोल्यूट है, फिर Very उसमें कुछ nice. रिस्ट्रिक्शंस बताऊंगा स्टेट के। करेक्ट। तो ये भी एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, मगर इसमें क्या है, इसका भी दो पार्ट है। पहला पार्ट आपको बताना पड़ेगा स्टेट एब्सोल्यूट कैसे है, और दूसरा पार्ट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन क्यों है, रेस्ट्रिक्शन क्यों है। अब इसमें तो स्टूडेंट बिल्कुल फर्स्ट है। मैं जितने भी ये सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर का है, जो जब भी स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट है जो अलग अलग आंसर कर पाते हैं, बहुत कम, 10%, ओके। तो ये सब छोटे मोटे ट्रैप है, इससे बचना है आप लोगों को। इसीलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, क्वेश्चन को आधा भी मत पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आधा पढ़ते हैं, आधा भी नहीं पढ़ना है, ओके। यस अच्छा, मैम। एक और चीज है कि आप लोगों को सिंगुलर प्लूरल भी देख लो। अगर लिखा है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड योगा, तो इम्प्लीकेशंस में एस आ जाता है तो प्लूरल है, यानी यू हैव टू राइट मोर देन वन इम्प्लीकेशन। अब होता क्या है, ये अगर पैसेज अगर कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि योगा का एक इम्प्लीकेशन तो साफ साफ नजर आ रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही योगा का इम्प्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। ये ओके। 2019 का पैसेज है सीएपीएफ का।
मगर नेक्स्ट सेकंड इम्प्लीकेशन है ना, वो थर्ड पैराग्राफ में है। तो आंसर क्या है? स्कैटर्ड है। अब स्टूडेंट क्या है, एक ही इम्प्लीकेशन लिख देते, तो फिर मैं बताती कि देखो ना, प्लूरल है, यानी आपको एक से ज्यादा इम्प्लीकेशन लिखना होगा। तो जब आंसर स्कैटर्ड होते हैं, कभी कभी तो ऑल ओवर द पैसेज, वो डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन है। ओके। तो यस आप मैम। लोगों को अच्छे से आंसर को फिर लोकेट करना पड़ेगा। आप लोगों के केस में कम चांसेस है आंसर्स का स्कैटर्ड होना, बहुत कम चांस है। ओके। क्योंकि आपको तो देखो ना, कितना अच्छे से आपको बता रहा है, देखो ज्यादा इधर उधर मत है ना भागो, फर्स्ट पैराग्राफ में उसी में एक फ्रेज ढूंढ लो। ठीक है। ओके मैम। तो हाँ, आप चांसेस कम है, मगर फिर भी लेंथ ऑफ द आंसर। अब स्टूडेंट क्या है, मैं बहुत सारे चैनल मैंने देखा हुआ है, उसमें अ, बोलते हैं कि सिंस सीएपीएफ में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ओके। तो बोलते हैं भाई 4 मार्क्स का है तो एक लाइन का आंसर मत लिखना, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। 4 मार्क्स का है तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखने चाहिए, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिले। तो पहली चीज तो ये है कि पांचों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। 20 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो पांचों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। ठीक है। यस मैम। तो फिर पांचों क्वेश्चन के आंसर का लेंथ सेम होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वेटेज सेम है। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। यस। दूसरी चीज ये है कि अ, फिर क्वेश्चन क्यों दिया है? क्वेश्चन देने का मतलब ही आपको वो सीमा में बांध रहा है, वरना कुछ भी लिख दो। आपको पूरा ब्लैंक शीट दे रहा है विदाउट क्वेश्चन पेपर, कुछ भी लिख दो। क्वेश्चन पेपर देते हैं, उसमें क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन क्यों होता है? आपको सीमा में बांधने के लिए होता है ना। क्या बस क्वेश्चन को अपने आप को, उसके आंसर्स को अपने आप को क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट करके रखो। ठीक है। अब अगर पूछा जा रहा है, एक बार सीएपीएफ का एक क्वेश्चन था, हु वॉज द whom गांधी जी कंसिडर्ड हिज गुरु, whom गांधी जी कंसिडर्ड हिज गुरु। ओके, ये क्वेश्चन है। अब आंसर इसका है गांधी जी कंसिडर रायचंद भाई एज हिज गुरु। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अब स्टूडेंट बोलते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही लिखे, रायचंद भाई, गांधी जी कंसिडर रायचंद भाई इज गुरु। अब हम क्या करें भाई? क्वेश्चन डिमांडिंग ओनली वन वर्ड आंसर, दैट इज रायचंद भाई, तो मैं इसमें अब ज्यादा क्या लिखूं? पेजेस को भरना है क्या? ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फिल द पेज, ऑब्जेक्टिव इज टू आंसर द क्वेश्चन। अगर रायचंद भाई इज द आंसर, सो यू हैव टू आंसर रायचंद भाई, बात खत्म। अब उसके बाद आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा, तो मार्क माई वर्ड्स, एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आप एग्जामिनर को इरिटेट कर रहे हो। ओके मैम। एग्जामिनर को पहले से ही मॉडल आंसर्स मिला हुआ है, उसको पता है ये क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में है। अगर आप उसमें 2 लाइन भी लिख दे, क्यों लिखे हो? क्यों एग्जामिनर को इरिटेट कर रहे हो? आपका भी हम वर्कलोड बढ़ा देंगे तो आपको कैसा लगेगा? आप यस एग्जामिनर मैम। का क्यों वर्कलोड बढ़ा रहे हो? ओके। तो लेंथ ऑफ द आंसर। अब एक और चीज यूपीएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन दिया रहता है और स्पेस होता है। अब ये भी ट्रैप है। ठीक है। मैं आपको वो बताती हूँ किस तरह से ट्रैप है। क्या करते हैं, ये पूरा A4 शीट होता है। अब यूपीएससी वाला क्या करता है कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया, एक A4 शीट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देता है। ओके। और देखिए, इसको और मैं छोटा करूं। अब देखिए, अब स्टूडेंट बोलते हैं ये क्वेश्चन हो गया, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब स्टूडेंट बोलते हैं मैम, इतना ज्यादा स्पेस है, तो हमें फिर तो पूरा भरना चाहिए ना। ये ट्रैप है। ठीक है। क्वेश्चन ओके। अगर एक लाइन डिमांड कर रहा है, एक लाइन दे दो, फुल स्टॉप पुट करो, आगे का करो। ये इतना बड़ा स्पेस क्यों दे रहा है यूपीएससी? ये देखना चाहता है कि आप कितने मैच्योर हो, कि आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो या स्पेस को फिल कर रहे हो। स्पेस फिल करना आपका मोटिव नहीं है। आपका मोटिव ये है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है, और एग्जामिनर का भी यही मोटिव है कि मुझे आंसर देखना है, एक्स्ट्रा नहीं। ओके, ओनली द आंसर। फाइन। यस मैम। अब सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर। लाइन्स कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम द पैसेज एज इट इज। आपके तो पैसेज में भी बोल रहे हैं, आई मीन सॉरी, आपके जो 2019 वाला है, रिप्रोड्यूस द सेंटेंस।
मतलब आपको तो सीधे सीधे बोल रहा है कि पैसे से लिफ्ट कर लो लाइन। ओके, कोई भी नहीं बोलता है। ओके, आप लोग में तो बोल ही रहा है, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, यस मैम। मगर मगर कुछ आप लोगों के पैसेज ऐसे भी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ। सेकेंड, कुछ पैसेजेस ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को वाकई में आंसर करना होता है। ओके, अब जैसे ये वाला देखो, ये 2019 का बहुत छोटा पैसेज है। ओके, मगर छोटा पैसेज है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आंसर क्वेश्चंस इजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिर भी क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑगस्टन एज एंड व्हाई? राइट, सिंपल आंसर, सिंपल एंड स्ट्रेट। अब आप इसका आंसर कैसे शुरू करोगे सुभाष? द पीरियड ऑफ अगस्टन इज। करेक्ट। इससे क्या होगा, मतलब एक ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एग्जामिनर के में पड़ता है। कैसे? अरे इसने आंसर शुरू कर दिया, मगर अभी तक आपने आंसर नहीं शुरू किया है, आपने तो सिर्फ क्वेश्चन का लाइन ही उठाया है। मगर यस जब मैम। आप ऐसे लिखोगे ना, तो एग्जाम में पढ़ते पढ़ते अरे इसने तो आंसर शुरू कर दिया है, उसको एक ऐसा ऐसा इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर आएगा। अंडरस्टूड? यस अब मैम। जो सेकेंड पार्ट है वाई, द रीजन इज, फिर सेकेंड पार्ट अलग से अलग लाइन होगा इसका। ओके, द यस रीजन मैम। इज। तो एग्जामिनर को क्या फील होगा कि अच्छा इसने लिखा है एक लाइन में द पीरियड ऑफ ऑगस्टन एज इज, खत्म इसका। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें साफ साफ पता चल रहा है क्वेश्चन का दो पार्ट है, कभी कभी नहीं भी पता चलता है, मगर इसमें यस पता मैम। चल रहा है। फिर ऐसे लिखो, द रीजन इज। आपका पता है क्या है, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं क्वेश्चन का आंसर लिखूं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका पता है क्या है, कि एग्जामिनर का जो एफर्ट है इवैल्यूएशन का, यस मैम। वो कम हो। मैं उसको पेन ना दूं, मैं उसका वर्कलोड नहीं बढ़ाऊं। वो जब मेरा नोटबुक इवैल्यूएट करे ना, तो वो खुश हो जाए कि बंदे को आता है या ना आता ये नहीं पता, मगर इसने मेरा इवैल्यूएशन बहुत इजी कर दिया है। अंडरस्टूड? यस मैम। अगर ये इसके दिमाग में, देखिए अगर आप ऐसे भी, अगर कोई आप किसी भी इंसान की थोड़ी सी भी मदद कर देते हो ना, वो ऐसे ही खुश हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे ना, तो आप एग्जामिनर की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हो इवैल्यूएशन में, उसका इवैल्यूएशन को लेस डिफिकल्ट बना रहे हो। तो एग्जामिनर खुश हो के आपको ऐसे ही मार्क्स देगा। 2-3 मार्क्स तो मैं सच कह रही हूँ ऐसे ही दे देता है। ओके, क्योंकि वो यस ह्यूमन मैम। बीइंग है, वो मशीन नहीं है। फाइन। अच्छा, यस मैम। अब सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर। अब क्या होता है ना, कभी कभी पैसेज में ना डेकोरेटिव वर्ड्स होते हैं, ऑर्नामेंटल वर्ड्स होते हैं, तो आप है ना उस ऑर्नामेंटल वर्ड्स को हटा दो। ओके, उसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे इसमें लिखा अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस, हाँ, तो आप अनप्रेसिडेंटेड हटा दो। यस मैम। हाँ, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लिख दो। ओके। ठीक है, तो हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो मत करो, मगर ऐसे भी उठाओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब देखो मैं कैसे चेंज करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। ये फिर से मैंने यूपीएससी का ही पैसेज का क्वेश्चंस लिए हैं। What happens when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops up for consideration? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू करना है। When the question of redefining the boundaries of linguistic states crops for consideration, every linguistic group on border areas get into conflict with one another for having their own mother tongue as official language in a particular region। ये आंसर मैंने लिखा है। ठीक है, ओके मैम। अब मैंने पैसेज का लाइन से ये आंसर उठाया है, मगर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। कैसे देखो, पैसेज का लाइन है, when the question of redefine the boundaries of linguistic states comes up for consideration one finds worse tensions and conflict। ठीक है, तो मैंने वर्स टेंशन हटा दिया। यस मैम। मैंने लिखा लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑन बॉर्डर एरिया गेट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर। ठीक है, अब लिखा है वेर ईच और टू मोर लैंग्वेज ग्रुप, तो मैंने यहीं पर लिख दिया एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप। यस मैम। ईच ऑफ, टू और मोर, इतना क्या लिखने का मतलब है, एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट विथ ओके। वन अनदर फॉर हैविंग देयर ओन मदर टंग एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इसमें क्या लिखा है देखो, एजिटेट्स, मैंने कॉन्फ्लिक्ट लिख दिया, मुझे एजिटेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर द इंक्लूजन, इंक्लूजन लिखा है तो मैंने लिखा हैविंग देयर ओन मदर टंग एज ऑफिशियल लैंग्वेज। डोमिसाइल इन द स्टेट वेयर इट्स ओन मदर टंग वुड बी ऑफिशियल, तो मैंने सिर्फ इतना लिया बस।
और बाकी चीज मैंने हटा दिया और ये आंसर है। यस मैम। गॉट इट? तो इसको कहते यस हैं मैम। सिंप्लीफाई करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके मैम। अब कंप्लीट सेंटेंस लिखोगे। द आंसर मस्ट बी रिटन इन अ कंप्लीट सेंटेंस। डू नॉट लीव एनी सेंटेंस एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। अगर आप आंसर पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज लिखोगे। आपके तो जो हरियाणा का जो एग्जाम है एचसीएस का, उसमें तो साफ साफ बोला भी है कि आप इसको यस पॉइंट मैम। वाइज लिखो। देखो, राइट देम वन बिलो द अदर एंड नंबर देम। आप मतलब सोचिए, आपको ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। ओके, यस मैम। वन बिलो द अदर। और इससे पता है क्या वो लोग एसेस करते हैं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। पहला चीज, क्या आपने इसको पढ़ा। सब कुछ पता चल जाएगा अगर आपने ऐसे लिख दिया ना। मैं आपको सच कह रही हूँ, उसको सब कुछ पता चल जाएगा आप क्या हो। वो वो मार्क्स नहीं देगा आपको। और जिसने में मार्क्स दिया है ना, उसका भी काट लेगा। ओके, इतना यस मैम। इतना स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मैं पहली बार मैंने देखा है। ओके, ये मगर ट्रैप है, ये भी याद रखना। अब देखो, राइट कंप्लीट सेंटेंस। व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा? द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा आर एज फॉलोज। कंप्लीट सेंटेंस, इट reduces, इट लूजन्स अप, इट improves। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे reduces स्ट्रेस हार्मोन, इट गायब। मैंने ओके। देखा है इस तरह से भी करते हुए, तो ये काम नहीं करना है। अब टेंस ऑफ द आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल एंड फिनोमिनल realms इन कैंट्स फिलोसफी? अब इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें टाइम क्या है इस क्वेश्चन में? टाइम कैसे मैम? जैसे पास्ट टेंस दिखा हाँ रहे। हाँ हाँ हाँ, टेंस कौन सा है? यस मैम। पास्ट के बारे में बता रखा ना। ना, आपको कैसे पता चल रहा है पास्ट कौन सा वर्ड है ये जिससे आपको पता चल रहा है पास्ट का है? ये काम तो हिस्ट्री में था ना मैम। ना, आपको वर्ब से पता चलेगा। ओके। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूं कि जो भी वर्ब यूज हो रहा है क्वेश्चन में, वो सेम वर्ब यूज करोगे अपने आंसर में। देख लो, सब इज है और ये डज है। यस मैम। ओके, अब देखिए मैं और आपको दिखा रही हूँ। इज हैज, ये सारा प्रेजेंट है। यस मैम। ओके, और देखिए, सारा प्रेजेंट। इन लोगों के ये एग्जाम के सब कुछ प्रेजेंट में ही होता है, जरा देखें। 2023 एग्जाम, प्रेजेंट, प्रेजेंट, बिलीव्स, सीम्स, प्रेजेंट, सब कुछ प्रेजेंट में ही है प्रेजेंट है। मैम सब कुछ। ठीक है, इस आज से यस ये मैम। सब तो ना, ये सब तो सैंपल पैसेजेस हैं। एक और पैसेज है, नहीं अब सारा आगे, ये सैंपल पैसेजेस है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन का टेंस है ना, वो ही आंसर का टेंस लेना। व्हाट आर द सिटीजन्स सपोज टू डू व्हेन देयर गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट? द सिटीजन्स आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन वॉर। सिटीजन्स आर, ये वाला आर यहाँ पे आ गया। सिटीजन्स आर सपोज टू पार्टिसिपेट इन द वॉर व्हेन देयर गवर्नमेंट आस्क्स देम टू डू सो। यस मैम। सिंपल, स्ट्रेट। अब यही आंसर है। अब इसमें स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉब्लम होती है, सीएपीएफ के स्टूडेंट्स को। मैम इतना ही सा लिखे हैं, मतलब। और एक अजीब बात क्या है, मैं बोलती हूँ आपके पास बहुत वक्त होता है क्या एग्जामिनेशन हॉल में? क्या करना है आपको? पूरा पैराग्राफ लिखना है क्या? कैसे लड़ाई करेंगे, क्या क्या एमिनेशन लिख कर जाएंगे, सब कुछ लिखोगे क्या? अंडरस्टूड? यस मतलब मैम। सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मैम मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना, इतना कम लिखा है। अरे भाई यही आंसर, अब क्या करें हम? आंसर यही है। ओके, अच्छा। फिर व्हाट डज द गार्बेज ऑन माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ? प्रेजेंट है। द यस मैम। गार्बेज ऑन द माउंट एवरेस्ट कंसिस्ट ऑफ, ये सारी चीजें कॉमा दे देकर लिखा है। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे यस मैम। बढ़ते हैं। यूसेज ऑफ प्रोनाउन, ये मैं आप लोगों को हर एक में बताऊंगी। कभी भी अपने एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में आई एंड यू मेंशन नहीं करोगे। लेटर में आपको करना पड़ेगा,
ठीक है। ओके। लेटर में करना पड़ेगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू, ऐसे हम करते हैं ना लेटर में, आई और यस यू मैम। मेंशन। मगर जैसे पैराग्राफ हुआ, जैसे यूपीएससी में लेटर आते नहीं है, ओके, तो उसमें लेटर नहीं आते हैं तो ऐसे है, ओके, तो उसमें ना स्टूडेंट्स आई और यू मेंशन कर देते हैं। अगर आप आई मेंशन कर रहे हो इसका मतलब आप खुद हो, आप कहाँ से आ गए, और यू मेंशन करोगे इसका मतलब एग्जामिनर है, वो कहाँ से आ गया आपके आंसर स्क्रिप्ट में, ओके। आप आई एंड यू आप सिर्फ लेटर में मेंशन कर सकते हो, नोटिंग में, रिपोर्ट में, जहां तक मुझे याद है आई एंड यू मेंशन नहीं होता है। अब पैराग्राफ आप जब आप लोग लिखोगे उसमें आप लोग आई एंड यू अगर मेंशन कर दोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, ओके। ओके स्टूडेंट्स कैसे करते हैं देखो, लेटर्स, सॉरी, लेटर्स डाइव इनटू दिस, लेटर्स ड्वेल इनटू दिस, लेटर्स डिस्कस दिस, ओके। तो ये जो अस है ना, अस का मतलब हुआ मैं और तुम, यानी जो यस मैम। लिखा है वो और जो पढ़ रहा है वो। तो अरे भाई एग्जाम में क्यों डिस्कस करेगा, यस मैम। है ना। आप एग्जाम में को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। यस मैम। हाँ, एक स्टूडेंट ने लिखा था कुछ अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप पे था क्वेश्चन, ठीक है, यूएस इंडिया का रिलेशनशिप पे था। तो अब उसको हिस्ट्री बताना था, तो वो कैंडिडेट ऐसे लिखता है, आई विल टेक यू बैक टू द हिस्ट्री, कुछ ऐसे करके लिखा। हाँ, अरे एग्जामिनर को पीछे लेकर जाएगा, मतलब इतनी, मतलब आप समझ रहे हैं, इतना ऑडासिटी कि एग्जामिनर को लेकर जा रहा है। तो एग्जामिनर को मत इन्वॉल्व करना, एकदम नहीं, ठीक है। और ग्रामर, देखो, सही मायने में ग्रामर के मार्क्स सिर्फ ग्रामर सेक्शन में कटते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ग्रामर के मार्क्स आपके पैराग्राफ हो, आरसी हो, लेटर हो, उसमें ग्रामर के मार्क्स बोले तो नहीं कटेंगे, ओके। अगर ओके। आपका मीनिंग क्लियर है, सेंटेंस समझ में आ रहा है, तो ग्रामर के मार्क्स नहीं कटेंगे। ग्रामर के मार्क्स सिर्फ ग्रामर के सेक्शन में कटेंगे, और जब ग्रामर का सेक्शन आता है तो उसमें तो फुल स्टॉप के भी मार्क्स कट जाते हैं, क्वेश्चन मार्क देना है नहीं दिए उसमें भी कट जाते हैं, ठीक है। मगर आप कोशिश करना है ग्रामेटिकल एरर एकदम कम से कम रखो, ठीक है। और अब जैसे, अब मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे आपको गवर्नमेंट लिखना है, आपने गवर्नमेंट के पहले हमेशा द लगता है, अगर नहीं लगाया द तो क्या मार्क्स कटेंगे, पैराग्राफ आप लिख रहे हो मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज नहीं करती है। मगर आप जैसे कॉन्ट्रैक्शन है ये सब मत यूज करना, जीओवीटी नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है, ओके। ठीक है कैपिटल लेटर की मिस्टेक मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिखाया था, इंडिया को भी नहीं मैम। बख्शते हैं, इंडिया में भी आई स्मॉल कर देते हैं, तो ये सब काम मत करना, ठीक है। कोई लेटर आया है हरियाणा से संबंधित, ठीक है, तो उसमें एच बड़ा होगा, कैपिटल होगा, कैप्स में होगा, ओके फाइन। मैम। हाँ, स्मॉल में नहीं करोगे। डेट आपको लिखना होगा, डेट आपका रिपोर्ट, नोटिंग, लेटर सब में डेट आएगा, तो मैं बार बार कह रही हूँ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 2026, मतलब कि आपको पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट लिखनी है, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में देखिए, आप लोग मुझे ये बताइए कि आपका जो शीट होता है उसमें क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं, कुछ पता है। मैम जैसे अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर ने एचपीएससी का एग्जाम दिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। हम्म। तो उसमें तो बता रही थी वो कि उसमें तो आए थे, प्रिंटेड ही आए थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन प्रिंटेड है तो फिर आपको क्वेश्चन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर आपको बकायदा स्पेस भी दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन प्रिंटेड है तो फिर आपको दो क्वेश्चन के बीच में स्पेस होगा, ओके, उसी में यस लिखना होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव स्पेस को फिल करना नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना है, ओके। मैम। और आई थिंक जो सीएपीएफ का जो पैटर्न है ना पेपर का, हाँ। डिस्क्रिप्टिव वाले का, वो हम्म। लगभग सेम ही फॉलो होगा मैम इसमें भी। क्योंकि उसमें जो ग्रामर पोर्शन आता है उसमें भी नीचे स्पेसिंग रहती है। हाँ बिल्कुल रहती है। तो उसमें भी ऐसा ही रहेगा, उसमें जैसे कोई पैसेज लिखना है, हम्म। कोई आगे कुछ भी होता है, तो उसमें स्पेसिंग तो रहती है मैम। अगर रहेगी तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का टाइम भी नहीं वेस्ट होगा उसमें, है ना। फिर
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो, फिर ये आपका काम का नहीं है। अगर क्वेश्चन प्रिंटेड है तो ठीक है, क्वेश्चन अगर प्रिंटेड नहीं है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को कभी जंबल नहीं करना चाहिए, कभी जंबल नहीं करना चाहिए। अगर प्रिंटेड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रिंटेड है तो 1 2 3 जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आंसर, उसी ऑर्डर में आंसर करोगे। और प्रिंटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वैसे भी मैंने बोला स्पेसिंग बहुत जरूरी है विजुअल कंफर्ट के लिए। ओके मैम। अच्छा, while writing reading comprehension answer it is advisable to begin each answer by writing the question line first, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, इससे एग्जामिनर को लगेगा अच्छा आप तो सीधे क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू कर दिए हो। फाइन। यस फिर मैम। इससे ना क्या होगा, पहला तो ये होगा कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे कि अच्छा आंसर स्टार्ट हो गया। दूसरा, आप डेविएट नहीं होगे। और यस मैम। तीसरा, एग्जामिनर के लिए इवैल्यूएशन बहुत इजी हो जाएगा। फाइन। यस मैम। और आप आंसर पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बुलेट पॉइंट्स देकर भी लिख सकते हो। वो तो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन का डिमांड समझो, क्वेश्चन का डिमांड जैसा होगा वैसे आंसर करो। ठीक है। और ओके मैम। अच्छा, अब जब बुलेट पॉइंट्स दे रहे हो, अब होता क्या है स्टूडेंट्स समझते नहीं है, सपोज पॉइंट्स में आंसर लिख रहे हैं। फाइन। तो एक मैंने देखा है, आई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम दे रहे थे बच्चे, उनका हमने देखा पॉइंट बुलेट में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले में तो नंबरिंग कर दिया, उसके बाद बुलेट दे दिया। ठीक है, फिर बुलेट का पैटर्न चेंज कर दिया। आप समझे? यस मैम। ये सबको क्या सेम ही है? रखना है। हाँ, यूनिफॉर्मिटी लेकर आओ ना बच्चे, इस तरह से नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है। फिर एक और क्या किया था, एक और स्टूडेंट ने क्या किया था, क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ वाइज लिख रहा था। एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन का एक ही पार्ट था, पैराग्राफ वाइज लिखते 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 फिर उसको बुलेट में लिखना शुरू कर दिया। ओके। ओके मैम। तो ये काम मत करना, बहुत अनटाइडी लगता है और एग्जामिनर को कंफ्यूज करेगा। जहां पर आपका कंटेंट नहीं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ये सब वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, अगर वो कंफ्यूज किया ना एग्जामिनर को, सच कह रही हूँ वो ऐसे ही इरिटेटेड रहेगा। पूरा का पूरा इतना सारे उसको आंसर शीट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है। यस और मैम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट है तो पहले पार्ट को पूरा अच्छे से आंसर करो, फिर सेकेंड पार्ट को फिर आंसर करो। दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट पैरा होना चाहिए। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन इंक्लूड मत करो जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है और पैसेज में नहीं है। एक्स्ट्रा डिटेल्स, पर्सनल ओपिनियन, एजम्पशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी का एक फोमोस्ट रूल ये है कि अपना ओपिनियन, अपना लाइक्स डिसलाइक्स एजम्पशन सब कुछ अपने पास रखो। आपको वो आंसर स्क्रिप्ट में नहीं दिखाना है। ओके। ओके। वो आपका रेलिवेंस और एक्यूरेसी ही देखेगा। आपका आंसर लिमिटेड टू द क्वेश्चन होगा। ओके। यस मैम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मगर उसमें थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि कहीं आप राइटर का ही मीनिंग नहीं चेंज कर रहे हो, ये रिस्क होता है। आप लाइंस को लिफ्ट करो, मैंने आपको पहले ही बताया लिफ्ट करो, मगर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर दो। ओके। ओके मैम। टेंस, फिर से बोल रहे हैं, टेंस चेंज मत करना, जो टेंस क्वेश्चन का है वही टेंस आंसर का रखना है। ओके। फिर ओके मैम। आपका जो आंसर होगा वो राइटर्स के अकॉर्डिंग होगा, राइटर के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, राइटर के अगेंस्ट कभी भी मत जाना। ऐसा कुछ भी मत बोलना जो पैसेज को कॉन्ट्राडिक्ट करे और राइटर के पर्सपेक्टिव को कॉन्ट्राडिक्ट करे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों का एक तरीके का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। यस मैम। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन द सेंटेंसेस, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करना है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है, बाकी सब हमने बात कर लिया। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मीनिंग बिल्कुल भी नहीं पता हो। ओके। यस ऐसा मैम। भी हो सकता है कि आपको मीनिंग पैसेज से आप डिराइव कर रहे हो, ऐसे ओके। नहीं पता है मगर पैसेज से पता चल रहा है ये मीनिंग है। ओके। तो यस मैम। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रही है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है गिव मीनिंग। ओके, तो सब ऐसे लिखोगे, हब। ठीक है, ओके। मीनिंग लिख दिए। इवैल्यूएशन इजी करना है ना एग्जामिनर का। फिर यस मैम। लिखा यूज देम इन सेंटेंस, फिर यहां पर
सेंटेंस, सेंटेंस लिखोगे। और सेंटेंस लिखोगे तो जहां पे जिस सेंटेंस में हब आएगा उसको अंडरलाइन कर देना। ओके, ठीक है। ओके मैम। अब अब देखो, अब आपको ना मीनिंग तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। और मीनिंग अगर पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पैसेज में देखो कहाँ पर है और फिर उसको डिराइव करना, ठीक है। अब देखो, पहले अब सेंटेंस कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ। हब पूछा गया है, ये रहा हब। अब आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अगर आपका दिमाग में आ गया ना तो बना लोगे। लिखा है आउटसोर्सिंग हब। ओके, तो आप क्या करोगे, आउटसोर्सिंग की जगह क्या कर दो, एजुकेशनल हब लिख दो। ओके। फाइन। अब सोचो यस कि मैम। अ, इंडिया में कौन सा एजुकेशनल हब है, बताइए। DU। डीयू इज द दिल्ली, दिल्ली, यस दिल्ली मैम, दिल्ली इज यूनिवर्सिटी। द एजुकेशनल हब। बस, सेंटेंस बन गया। यस मैम। ओके। तो जब मैं आप लोगों को मॉडल आंसर्स दूंगी ना, मॉडल आंसर्स में आपने आप देखना कि मैंने सेंटेंस सारे ऐसे ही बनाए हैं। मैंने पैसेज से लाइन निकाला है, उसको फेरबदल किया और ऐसे बना दिया। ओके पहली मैम। चीज। दूसरी चीज, कभी भी लंबे सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करोगे, चाहे आपका अगर ग्रामर में भी आप लोग के क्वेश्चन, यूपीएससी में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है सेंटेंस फ्रेम करने से, मीनिंग नहीं पूछा जाता, सेंटेंस फ्रेम करने से। अगर ग्रामर में भी आपका सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाता है ना, फ्रेम वेरी स्मॉल सेंटेंस। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपको एग्जाम में मार्क्स न दे, कि छोटा सेंटेंस है मार्क्स काट लो, नहीं। अगर छोटा सेंटेंस है और ग्रामेटिकली करेक्ट है वो आपको मार्क्स देगा ही देगा, कोई दो राय नहीं है। ओके। तो सबसे पहली चीज, फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस। दूसरी चीज है, पैसेज का लाइन से ही कुछ समझ कर आप सेंटेंस बना लो। अब जैसे ग्रीन पैस्चर्स है, यस मैम। ठीक है, ब्रेन ड्रेन हैज नॉट मच डेवलपिंग कंट्रीज इन, देखो क्या लिखा है, लीविंग डेवलपिंग कंट्रीज इन परस्यूट ऑफ ग्रीन पैस्चर्स इन द डेवलप्ड नेशन। अब मुझे ग्रीन पैस्चर्स लिखना है, ओके। तो ग्रीन पैस्चर्स का ऐसे मैंने मीनिंग लिख दिया और फिर सेंटेंस बनाना है, ओके। तो अब मैंने ग्रीन पैस्चर लिखा। अब आप सोचो ग्रीन पैस्चर्स कौन है, कौन सा कंट्री ग्रीन पैस्चर्स है। कंट्री। ग्रीन पैस्चर्स का मतलब पता है आपको क्या होता है। हरीमा जो सीनरी टाइप बोलते हैं जिसको, ठीक है, ग्रीनरी। यानी ये अच्छी बात है ना। यस अच्छा, मैम। एक सेकेंड, पहले आप सेंटेंस पढ़ो, ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगी। ये यहां से लेकर पूरा पैसेज पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, बस इतना पढ़ो। और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं मैम हाँ, बाहर। हाँ, तो वो ग्रीन पैस्चर्स कौन है, ये बताओ। फैसिलिटीज। अच्छे से पढ़ो पहले, समझ में आएगा, पढ़ो अच्छे से। मेरे को तो यही लग रहा है कि मैम फैसिलिटीज जो वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है डेवलप्ड वहां, नेशन मैं को। यही तो पूछ रही, वहां क्या है, वहां वो, वहां का नाम बताओ ना। वहां कहाँ। डेवलप्ड नेशन में। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रही हूँ, कोई डेवलप्ड नेशन का नाम बता दो। USA मैम। करेक्ट, यही तो पूछ रही हूँ। तो ग्रीन ओके। पैस्चर यूएसए है, ओके। मगर यूएसए के बारे में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यूएसए नहीं देना, ओके। ओके। कोई और नाम बोलो, कोई और कंट्री। UK। यूके दे दो। हाँ, मैंने तो क्या किया अपने आप एग्जाम्पल में, मैंने इंडिया को ही ग्रीन पैस्चर बना दिया, ठीक है। ओके। इंडिया इज द ग्रीन पैस्चर्स। अब इंडिया किसके लिए ग्रीन पैस्चर्स हो सकता है, सोचो। जो मेडिकल उस पे आते हैं इमरजेंसीज में। ठीक है, वेरी नाइस। और मतलब और टूरिज्म के लिए भी बोल सकते हैं। और अरे जो इंडिया से पुअर है उन लोगों के लिए तो ग्रीन पैस्चर्स हो गया ना इंडिया, यस मैम। राइट। तो अफ्रीकन्स आप देखोगे बहुत सारे, अफ्रीका के, इजिप्ट के, लिबिया के यहाँ इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए। यस अफगानिस्तान मैम। के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इंडिया को ग्रीन पैसेज बना दो, हम क्यों बनाएंगे यूएसए और यूके को, पैसेज तो बना ही रहा है। ओके। यस तो मैम। इस तरह से आपको आ, मतलब मीनिंग करना। अब जैसे अब आउटसोर्सिंग हम ये लास्ट देख रहे हैं।
अब ये आउटसोर्सिंग आप देखो यहां पर है, ठीक है। अब सोचिए, लिखा हुआ है, आपको आउटसोर्सिंग का मतलब पता है वैसे? यस मैम, बाहर से सामान जो मंगवाते हैं इंडिया में, यहाँ पे असेंबल करते हैं। ठीक है चलो। अब लिखा है इंडिया हैज बिकम द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आपको अब आउटसोर्सिंग लिखना है सेंटेंस में, कैसे लिखोगे? आउटसोर्सिंग। लिखा है, देखो आप ऐसे मत सोचो, इतना टाइम नहीं रहेगा। लिखा है यस इंडिया मैम। हैज बिकम द आउटसोर्सिंग हब। ओके, तो इंडिया की जगह कुछ और चेंज कर दो ना, इतना सोचने का टाइम कहाँ रहेगा? ओके मैम। सिर्फ आउटसोर्स कंट्री तो नहीं करता है ना, कंपनी भी तो करता है ना आउटसोर्स। यस मैम। हाँ, तो इंडिया की जगह कंपनी कर दो, द कंपनी। कौन सा कंपनी करोगे? मोबाइल जो कंपनी कर इंडियन। दे? यस मैम। हाँ, मोबाइल कंपनीज। अब हैज बिकम को डू आउटसोर्सिंग, बस। मोबाइल कंपनीज डू आउटसोर्सिंग, खत्म। ओके मैम। फाइन। यस मैम। ठीक है, तो आपको सेंटेंस क्या करना है कि जो आपको पैसेज में सेंटेंस मिल रहा है ना, आपको यस इसका मैम। ना बहुत आपको एग्जांपल्स मिलेगा। अभी आप पैसेज अपना जो एससीएस का पैसेज सॉल्व करोगे ना, आपको खूब एग्जांपल्स मिलेंगे। तो आपको जो पैसेज में लाइन दिख रहा है ना, उसी को आपको थोड़ा सा फेर बदल करके करना है, और थोड़ा सा इंडिया को चेंज कर दो। ओके, ओके क्लियर? मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? इसमें मैम पर्टिकुलरली बोला जाएगा कि आपको अलग से सेंटेंस फ्रेम करना है? देखो, इसका हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, एक काम करते हैं, जितना भी इंस्ट्रक्शन आया है ना ऐसे क्वेश्चंस के। गिव द जैसे मैम मीनिंग अभी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। यस मैम। ठीक है, यानी आपको सेंटेंस बनाना है। तो अब सपोज प्रॉब्लम है ना सेंटेंस बनाने में, ठीक है। अब जैसे क्लासिक्स है, सबसे यस पहले मैम। देखो मैं आपको बता दी कैसे सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले क्लासिक्स, अब आप सोचो क्लासिक्स क्या होता है, मुझे ये बताओ, ऐसे ही बताओ क्लासिक्स क्या होता है। क्लासिक्स जो पुराना ट्रेडिशनल। हाँ, वो अच्छा होता है कि खराब होता है? अच्छा रहता है मैम। अच्छा रहता है। तो आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो, पहले मीनिंग बता दो। ओल्ड एंड गुड, यस एनीथिंग मैम। दैट इज ओल्ड एंड गुड। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। म्यूजिक ओ- टेस्ट। हाँ, बोल बोलो। सकते हैं कि फादर का सपोज कि म्यूजिक टेस्ट ऑफ माय फादर इज वेरी क्लासिक। वेरी नाइस। द म्यूजिकल टेस्ट, नहीं, द टेस्ट ऑफ म्यूजिक, नहीं, टेस्ट यस फॉर मैम। म्यूजिक होगा, द टेस्ट फॉर म्यूजिक। अब देखो फॉर माई फादर इतना मत लिखो, आप ये द ओके। हटाओ। सेंटेंस जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा लगेगा। माई टेस्ट, फादर को हटा दो। माई ओके। टेस्ट फॉर म्यूजिक इज क्लासिक। ठीक है। यस अब मैम। मैंने जो सेंटेंस बनाया था, इसका मॉडल आंसर दूंगी, आप देखना। आई डोंट अंडरस्टैंड क्लासिक्स। ओके। खत्म। कैसे नहीं मार्क्स देगा आपको? यस मैम। समझ में आ गया ना? अब यस वैसे ही मैम। अब यस ये मैम। मेटाफिजिकल देखो। ठीक है, अब मेटाफिजिकल कहाँ पे आया है? ये रहा। आपको मेटाफिजिकल का मतलब पता है क्या होता है? जो बाहरी जो बोलते हैं मैम इसको। बाहरी। मेट फिजिकल का मतलब जो दिखाई देता है, मेटा का मतलब बियॉन्ड। बियॉन्ड बियॉन्ड द फिजिकल। आईज, मतलब हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है। यस मैम। और इसमें लिखा है वन ऑफ वन वॉज द एक्सेस ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। देखो मेटाफिजिकल पोएट्स, तो मेटाफिजिकल के साथ पोएट्स लग गया। अब आपको इसका सेंटेंस बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? कोई पोएट का नाम दे देंगे मैम। नहीं, पोएट के ओके। अलावा कुछ और दे दो ना, पोएट हटा ही दो। ओके साइंटिस्ट। कर मेटाफिजिकल साइंटिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साइंटिस्ट ओह होते हैं ना, सॉरी। अरे वो तो सही बात है, वो तो करते हैं मेटाफिजिकल मैम। साइंटिस्ट के अलावा सोचो सोचो, फिलोसोफर्स, फिलोसोफर्स यस मैम। टीचर्स, गुरु। यस मैम। अब सीधे लिख दो, आई डोंट अंडरस्टैंड मेटाफिजिकल गुरु।
आई डोंट अंडरस्टैंड मेटाफिजिकल लिटरेचर। यस मैम, दैट्स इजी मैम, यस मैम, बिल्कुल। ओके। बिल्कुल अब मैम, इजी लैंग्वेज में लिखना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। करेक्ट। आपको मार्क्स कैसे नहीं देगा, देना ही पड़ेगा भाई। ग्रामेटिकल से ग्रामेटिकली सही है, छोटा सेंटेंस है तो क्या हो गया, हमारे पास टाइम कम है, छोटा सेंटेंस ही बनाएंगे हम। ओके। छोटा यस मैम। सेंटेंसेस बनाने में गलती होने की गुंजाइश कम रहती है। अब देखो ये है प्रेडिसेसस। प्रेडिसेसस यहां पर आया है, देखो ये रहा। अब बताओ। forgetting what their own predecessors has achieved, बस इतना देखो। had achieved, अब इतना मत लंबा जाओ। predecessors had achieved, own predecessors। तो predecessors का मतलब क्या होता है? पूर्वज। हाँ, अब बोलो क्या सेंटेंस बन सकता है? भाई, वो मैं मर गए हैं, ये लिख दूंगा सीधा। अरे, प्रेडिसेसर का मतलब मरे ही हुए को बोलते हैं। उसको और कितना। नहीं, पूर्वज का मतलब पूर्वज। ओके। नाउ हाँ, दे आर ये लिख गॉन। दूंगा किसी भी रैंडम के, जैसे वो हाईली इंटेलेक्चुअल थे, बस। हाँ, तो बोलो ना, बोलो। माय प्रेडिसेसर्स आर हाईली इंटेलेक्चुअल। आर नहीं लिखोगे, गलत हो गया, क्योंकि अब वो है नहीं हमारे बीच में, तो क्या लिखोगे? वर। वर। ओके। हाँ, वह हाईली इंटेलेक्चुअल। खत्म। पीपल। हाँ। ओके, समझ गया मैम। हाँ, और फिर एक और, जैसे वी फॉलो आर प्रिडिसेसर्स ट्रेडिशन, यस, ये भी है, यस मैम। कस्टम्स। ओके मैम। एकदम सिंपल कर दो। राइट। यस मैम। ठीक है। तो अब मैं आगे और देखती हूँ। एक तो हमने ये वाला कर लिया, इसमें भी देखो इंस्ट्रक्शन वही है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन द सेंटेंसेस। यस फिर मैम। उसके बाद इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है, ये तो गजब का ट्रैप है। और बाकी, बाकी तो सैंपल पैसेजेस है। ओके। समझ में आ यस गया मैम। आपको? अब यस मैम। आपको अब क्या करना है, मैंने टास्क ऑलरेडी दे दिया है टास्क ग्रुप में, अगर आप देखोगे। ओके मैम। आपको RC1 लिखना है। स्पेसिंग पे बहुत ध्यान दोगे, राइटिंग पे बहुत ध्यान दोगे। तो राइटिंग पे मैं फीडबैक दूंगी, पहले मैंने अभी आपकी राइटिंग देखी नहीं है। ओके। ओके मैम। ठीक है फिर, ओके देन। थैंक यू वेरी मैम मच। एक बार वो और बता दीजिए उसका, वो क्या? आप फॉर्मेट बता रहे थे ना, कैसे क्या करना है अपलोड, अच्छा। नाम वगैरह का। हाँ हाँ, ठीक है।